हाय नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लास्ट कुछ वीडियो में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में जाना था कि अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया में किस तरह से विद्यमान है। तो हमने ये जाना था उनके बारे में कि आर्थिक वर्चस्व है डॉलर के रूप में, और सैनिक शक्ति के रूप में सैनिक वर्चस्व स्थापित है दुनिया में, कहीं भी वो अटैक कर सकते हैं, उनकी इतनी क्षमताएं हैं। और फिर इसके बाद हमने जाना था कि सांस्कृतिक वर्चस्व भी है, और वो वर्चस्व वहाँ पर है जहाँ पर कि हम सोच नहीं सकते। जैसे रशिया में भी वो वर्चस्व स्थापित हो चुका था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था। इसके अलावा हमने सैनिक वर्चस्व में कई चीज़ें देखी थी, जैसे स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया था उसने, वीडियो गेम बार, और क्लिंटन के द्वारा अलकायदा पर जो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, ये सारी चीज़ें हमें नोट करने की हैं और इन्हें हम क्वेश्चन आंसर बनाएं इन पर, और ज़रूर इनको लिखें। 9/11 का हमला क्या है, कहाँ हुआ, कितने विमान अपहरण हुए, इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं अभी तक। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, कब चलाया गया था, तो इन सब चीज़ों को आप नोट करें। आशा करता हूँ आप सभी इन चीज़ों को नोट करेंगे। इराक पर आक्रमण, जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है, ये कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, वास्तविक उद्देश्य क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में आप। इसके अलावा अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमांड के बारे में भी जाने कि 6 कमांडों में दुनिया को बांट रखा है, जैसे कि एशिया पैसिफिक कमांड, ये सेंट्रल कमांड, अफ्रीकी कमांड, यूरोपियन कमांड, साउथ कमांड, नॉर्थ कमांड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी भारत किस में आता है, एशिया कमांड में आता है। पाकिस्तान और अरब कंट्रीज सेंट्रल कमांड में आते हैं, और यूरोप पूरा यूरोपीय कमांड में आता है, और ये अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह एशिया कमांड में ही आते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को आप याद कर लें। हम आगे देखेंगे कि जो भारत के संबंध हैं अमेरिका के साथ, या ये जो वर्चस्व है उसके साथ हमारे किस तरह से संबंध हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट में अमेरिका से भारत के संबंध हमने यहाँ तक जान लिया था। तो अमेरिका से भारत के जो संबंध हैं, शीत युद्ध के वर्षों में हमारे संबंध इनसे अच्छे नहीं रहे थे। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था, क्योंकि अमेरिका कैसा गुट था, पूंजीवादी। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है। इस अवधि में मित्रविहीन हो गया 1991 के बाद। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। तो उदारीकरण भारत में कब हुआ, 1991 में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना शुरू कर दिया, ये चीज़ नोट कर लेना। प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत और अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षण का आर्थिक सहयोगी बन गया। भारत की कैसी रही, आर्थिक वृद्धि दर तेज थी, इसीलिए भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच 2 नई बातें उभरी हैं। उन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल ये 2 बातें आपस में जुड़ी हुई हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत और अमेरिका को नज़दीक लाती हैं, कौन सी हैं। पहली है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को होता है। अमेरिका में एक स्थान है बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल निवासी हैं। 3 लाख भारतीय लोग सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में स्थान है वहाँ पर काम करते हैं। उच्च औद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे नज़दीकी मतलब भारतीय जनता के द्वारा उनके साथ संबंध बनाए गए हैं या अमेरिका के साथ संबंध हैं। यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। बहस चलती रहती हैं विभिन्न चीज़ों पर। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत अमेरिकी बढ़ते हुए नज़दीकियों से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यहाँ चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे, अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए ध्यान, अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर न रहे। कुछ विद्वान भारत और अमेरिका के हितों को हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, इसे अवसर मानते हैं। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी। अर्थात दूसरी तरह के जो विद्वान हैं वो अमेरिका के विरोध नहीं चाहते बल्कि उसके साथ चलना चाहते हैं। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए और कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाएगा, अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार सक्षम होगा। तो 3 तरह की नीति है कि एक तो थोड़ा सा दूरी बनाए या फिर साथ चले या फिर एक विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा। अर्थात हम किसी एक बिंदु पर निर्भर नहीं रह सकते, किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें सभी को इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक जटिल राजनीतिक क्षेत्र होता है। अब इस वर्चस्व से कैसे निपटें, कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व, इस वर्चस्व को कैसे बचा जा सके। जाहिर तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावाती सवाल है या होना चाहिए, यदि नहीं है तो होना चाहिए कि ये वर्चस्व आखिर चलेगा कब तक। भारत से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम लगा सकें। हर देश की में सरकार होती है लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे 6 में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो हैं लेकिन वो विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है और कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध पर कुछ अंकुश रखते हैं, लेकिन वे कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। मतलब कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो युद्ध को पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वर्चस्व से छुटकारा है और न ही युद्ध से। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है, अर्थात सैन्य शक्ति के बराबर ही नहीं कर सकता। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है। मतलब ये देश दे सकते हैं, लेकिन हम आज तात्कालिक परिस्थितियों में देखते हैं कि भारत चीन में नहीं बन रही है, भारत रूस के भी संबंध इतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं। अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि इनमें क्या है, आपसी मतभेद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गलवान घाटी का वर्तमान उदाहरण है भारत चीन के बीच में। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा,
मतलब इस स्थिति में क्या करें, आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा किया जाए और व्यापार को बढ़ाया जाए। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है। अमेरिका के साथ काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि उसका विरोध करने से, और इसके लिए क्या चाहिए, अमेरिका का सहयोग। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे बैंड वैगन रणनीति, बैंड वैगन अथवा जैसी वह बयार पीठ तैसी की जाए की रणनीति कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बैंड वैगन क्या है। बैंड वैगन एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है जिसमें कि जिसका वर्चस्व हो उसके साथ रह करके आर्थिक वृद्धि ऊंची करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना और उसके साथ चलना ही बैंड वैगन नीति कहलाती है। आप इसे नोट करें। देशों के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने को छुपा लें, इसके अलावा यह है कि वे किसी बिल्कुल शांत हो जाएं। इसका अर्थ हुआ कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना। इस व्यवहार के का उदाहरण है चीन, रूस और यूरोपीय संघ। सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल बड़े या मझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली। अच्छा, बड़े देशों के लिए नहीं काम आएगी। छोटे देशों के लिए संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है। अपने आप को छुपाना वाली जो रणनीति है, अपने आप को छुपा लेने वाली रणनीति बड़े देशों के लिए सही नहीं है, छोटे देशों के लिए आकर्षक हो सकती है। लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसे विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचाकर रख सके। तो इसलिए बैंड वैगन रणनीति ज़्यादा उचित है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। कुछ लोग मानते हैं या कुछ देश मानते हैं, ये मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व को प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अब कुछ विद्वानों ने राज्येतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो राज्य से अलग होती हैं, जैसे कि क्षेत्रीय गठबंधन या मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या कोई एनजीओ, इस तरह की चीज़ें राज्येतर संस्थाएं होती हैं। वे इसका प्रतिकार, अमेरिका का प्रतिकार करने में सक्षम होंगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और राजनीतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठनों, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे। तो अमेरिका, ज़्यादातर विद्वान इसी चीज़ पर सहमत हैं कि राज्येतर जो संस्थाएं हैं, जैसे कि स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत, जिसमें कि अमेरिका के लोग भी होंगे, मीडिया होगी, बुद्धिजीवी, ये सब लोग मिलकर के इसका विरोध करेंगे, तभी इसे वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। आपने साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना और प्रतिरोध किया जा सकेगा। आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रह रहे हैं। बड़ा एक जुमला की तरह है, विश्वग्राम में रह रहे हैं, और इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो विश्वग्राम में चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यही एकमात्र गांव है और विश्व में क्या है, सिर्फ यही एक गांव है, कहीं हम बाहर जा नहीं सकते। तो इसलिए हमें उसकी दादागिरी सहनी पड़ेगी, जिसे हम जानते हैं, और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमें प्रतिरोध करना पड़ेगा। तो ये विश्वग्राम वाला जुमला भी देख लें, समझ लें, पूछ सकते हैं आप। अब आगे है कि इतिहास में हमें वर्चस्व के उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं। बहुत इतिहास में कई वर्चस्व के उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहले जो वर्चस्व का उदाहरण मिलता है तो उसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रों के बारे में। शक्ति संतुलन जैसी बात हमें 1648 से
स्वीकार करते हैं या राष्ट्र राज्यों की संकल्पना 1648 से शुरू होती है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से लेकर के 1613 तक फ्रांस का दबदबा था और वर्चस्व का पहला उदाहरण है। फिर दूसरा ब्रिटेन का वर्चस्व रहता है 18 से 60 से लेकर के 1910 तक, ये भी हमें ब्रिटेन के वर्चस्व का उदाहरण है। अब इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद फिर अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया। अब देखिए इसमें बताया है कि इतिहास यह बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है, लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति संतुलन राजनीतिक वर्चस्वशील ताकतों की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती हैं। आने वाले समय में क्या है, कम कर देती हैं कुछ अन्य ताकतें आकर के। 1660 से लेकर 1713 फ्रांस अजेय था, लेकिन 1713 में इंग्लैंड, हेम्सबर्ग, ऑस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती दी। फिर 1860 में ब्रिटेन हो गया अजेय। विक्टोरिया के शासनकाल में सूर्य पूरे उत्कर्ष पर था। ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था, लेकिन 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। यह लेख जो लिया गया है क्रिस्टोफर ले ने लिखा है, द यूनिपोलर इल्यूजन वाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज के आधार पर बताया गया है। तो इससे पहले भी विश्व में वर्चस्व रहा है। पहला वर्चस्व रहा है फ्रांस का, और वो रहा था 1660 से लेकर 1712 तक लुई 14वें के काल में। और दूसरा वर्चस्व ब्रिटेन का 1860 से 1910 तक, और अमेरिका यूएसए का वर्चस्व 1990 या 91 से इसे मान सकते हैं हम, और लगातार चल रहा है। तो ये वर्चस्व कब तक चलता है देखते हैं, ये भविष्य में पता चलेगा। तो हमने आज अपना तीसरा चैप्टर पूरा कर लिया है साथियों, और बहुत बहुत बधाई तीसरा चैप्टर पूरा करने के लिए। सभी ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और किया करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं दुगने उत्साह के साथ बताऊं और समझाऊं। फिर मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं। यदि आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।